और सीधे आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय मनीषा ने ज्ञान की परंपरा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखा है। जीवन की व्यवहारिकता ही वास्तविक ज्ञान है और जीवन की इस व्यवहारिकता के मूर्त स्वरूप है लोकसभा के हमारे स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी। एक लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में कार्य करते हुए एक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में और आज लोकसभा भारत की जनमानस के प्रतिनिधित्व का प्रतीक 135 करोड़ की आबादी जहां अपना प्रतिनिधि चुनकर के भेजती है, देश के उस महत्वपूर्ण सदन के माननीय स्पीकर के रूप में आज आपका मार्गदर्शन देश को, दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति एक नया दृष्टि देता है। आज आप यहां पर आए हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने की थी। यह वह समय था जब देश स्वतंत्र था। आजादी से 15 वर्ष पूर्व यह देश किन स्थितियों में रहा होगा। स्वाभाविक रूप से स्वयं गोरखपुर आने के लिए साधन भी नहीं रहे होंगे और जो मेरी जानकारी है कि उस समय गोरखपुर का राजधानी लखनऊ के साथ जो जुड़ाव था वह एक पेंटून ब्रिज से था, पक्का पुल भी नहीं था। और उस समय यहां पर उन्होंने एक बीज रोपित किया था शिक्षा के केंद्र के रूप में, जो आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज और इन सभी संस्थाओं की मातृ संस्था के रूप में जो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद है। आजादी के 15 वर्ष पहले और आज यह हमारा सौभाग्य है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमने आजादी की लड़ाई को नहीं देखी। इस मंच पर बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से उस लड़ाई को देखा होगा। उस समय सोचने समझने की एक भावना उनके अंदर रही होगी। हमारे शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी जैसे कुछ ही ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने आजादी के आंदोलन को नजदीक से देखा होगा। शेष हम में से ज्यादातर लोग उस लड़ाई के बारे में सुनते हैं, उस आंदोलन के बारे में सुनते हैं, जानकारी लेते हैं। जब ये देश आजाद हुआ होगा उस समय आम जन की भागीदारी क्या थी, कितनी थी, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो मुख्य महोत्सव के साथ हर भारतवासी जुड़ा और हर घर तिरंगा उसका एक उदाहरण है। यह देश कृतज्ञता ज्ञापित करता है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने हर भारतवासी को अपने मुख्य महोत्सव के साथ जोड़ करके आजादी के अमृत महोत्सव को एक नई ऊंचाइयां दी, लोगों को अपनी राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने के लिए एक मंच दिया। और भाइयों बहनों, कितना उपलब्धि पे उपलब्धि जुड़ती जा रही है। अभी हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे
कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश को G20 के देशों का नेतृत्व करने का अवसर भारत को प्राप्त हो रहा है। पहली बार है आजादी के बाद। आजादी के पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनमें दुनिया की कुल आबादी की 60% आबादी निवास करती है, जिनमें दुनिया का 75% पेड़ पर जिनका अधिकार है, दुनिया की 85% जीडीपी यानी कुछ कुल इनकम का जो भी दुनिया के पास है उसका 85% पर इन 20 देशों का अधिकार है। और दुनिया के अंदर नए इनोवेशन के लिए या रिसर्च के लिए जो भी कार्य होते हैं, जो भी पेटेंट होते हैं, ऐसे 90% पेटेंट पर इन 20 देशों का अधिकार होता है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में G20 के इन देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। यह भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। और G20 का जो थीम है वह भी है वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, यानी एक परिवार की जो भावना है उस भाव के साथ पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानना और उस भाव को भारत ने सदैव महत्व दिया है। कभी भारत ने किसी को पराया नहीं माना। दुनिया के अंदर कौन ऐसी जाति, कौन ऐसा मत और मजहब है जिसको उसकी विपत्ति के समय भारत ने शरण न दी हो, उसका संरक्षण न दिया हो। मुझे अभी कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। कहते हैं जब पारसी समुदाय भारत के अंदर शरण मांगने के लिए आया था अपने देश से, जब उसे विस्थापित होना पड़ा था, तो सबसे पहले उसने भारत के अंदर जामनगर में ही शरण ली थी। वहां के राजा के पास ये कहते हैं कि उनका जो बेड़ा जहाज का आया था ईरान से भाग करके, उन्होंने राजा के पास एक संदेश भिजवाया। समुद्र के तट पर अपना जहाज खड़ा करके और उनके पास एक संदेश भिजवाया। संदेश इस बात का भेजा था कि हमें अपने राज्य में शरण दे दो। राजा भी जानते थे कि हम किसी बाहरी को शरण देंगे, इसकी एक समय के बाद क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। तो कहते हैं कि राजा ने शरण मांगने वाले जो पारसी समुदाय के उनके धर्मगुरु आए थे, उनको उन लोगों के उसको लेकर के भेजा था उन्होंने। तो यहां से उन्होंने संदेश भेजा, एक दूध के गिलास को पूरा भर करके भेजा और भेज करके वापस उनके पास कहा कि एक संदेश था। प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बोला नहीं, लेकिन एक संदेश था कि हमारे राज्य में कोई ऐसी स्थिति नहीं कि हम किसी बाहरी को शरण दे सकें। जब ये संदेश पारसी समुदाय के धर्म गुरु के पास पहुंचा, उनके नेतृत्व के पास पहुंचा, तो उन्होंने उसमें मीठा चीनी घोल करके उसको वापस फिर भेजा राजा के पास। संदेश साफ था, उनका संदेश साफ था कि हम भारत के अंदर वैसे ही रहेंगे जैसे दूध में चीनी मिल करके रहती है। यानी हम कोई भार नहीं करेंगे, हम बल्कि एक नई उपलब्धि के साथ भारत के विकास में योगदान देंगे। और आप देख रहे होंगे पारसी समुदाय भारत के विकास में उसी मजबूती के साथ जुड़कर काम कर रहा है। भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में टाटा का नाम हम याद करते हैं, बड़े सम्मान के साथ वोट देते हैं भारत के विकास के लिए। उन्होंने जिस रूप में अपना योगदान दिया वो हम सबके सामने है।
कौन ऐसी जाति, मत और मजहब है दुनिया के अंदर जिसको उसकी विपत्ति के समय भारत ने अपने यहां शरण न दी हो। और आज G20 का नेतृत्व करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सबको देखना चाहिए कौन से ऐसे विषय हैं। उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में 11 से अधिक मीटिंगें हुई हैं। G20 से जुड़े हुए अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की, पूरे उत्तर प्रदेश की सहभागिता उस रूप में होनी है। उसको लेकर के हमें अभी से अपनी प्रयास और अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाना होगा। किन विषयों को लेकर के हो रहा है? हमारे महाविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय उसको लेकर के अपनी तैयारी स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं। उसको लेकर के अभी से हम अपने को तैयार करेंगे। और कौन से ऐसे विषय होने चाहिए जो G20 के इस सम्मेलन के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को अभी से तय करने होंगे। भाइयों बहनों, दूसरा, जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया, उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये भी भारत के लिए कोई कम उपलब्धि की बात नहीं है। और उस ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही आज दुनिया की भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था में से है। लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ जीने की स्थिति, और उसमें अपनी अर्थव्यवस्था को कोरोना कालखंड में भी जिस मजबूती के साथ भारत लेके गया, वो किसी उपलब्धि से कम नहीं। ये पहली बार हुआ है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कोरोना महामारी के आने के 9वें महीने भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैक्सीन दे दिया था, और एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन दिया। इंसेफ्लाइटिस से यहां पर मौतें होती थी। इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर वर्ष हजारों मौतें होती थी। जापान में इंसेफ्लाइटिस का टीका, इसका वैक्सीन 1905 में बन गया था, और भारत में उस वैक्सीन को आने में 100 वर्ष लगे। 2006 में गोरखपुर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीन लगे थे 2006 में। यानी जापान में 1905 में बन गया था, लेकिन गोरखपुर पहुंचते पहुंचते उस टीके को 100 से ज्यादा साल लगे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी में हर नागरिक के जीवन को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9वें महीने दुनिया के अंदर जो सबसे तेजी के साथ टीकाकरण के लिए कार्य हुआ था, उसमें भारत के अंदर भी हुआ। भारत ने एक साथ 2 टीके दिए, और भारत की 135 करोड़ की आबादी को 135 करोड़ की आबादी को निःशुल्क वैक्सीन, क्या एक नहीं 2 डोज तो निःशुल्क दिए ही, प्रिकॉशन डोज भी सब लोगों को फ्री में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की। एक नया भारत है। आज दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। जितना भारत अपने यहां गरीबों को आवाज देता है, उतने में एक नया ऑस्ट्रेलिया बस जाता है। आप देखते होंगे भारत के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक आवास मिला है। ये 3 करोड़ की आबादी को एक आवास उपलब्ध होना, ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी ही 3.25 करोड़ की है। यानी वहां के हर परिवार, एक परिवार में 5 लोग होंगे, लेकिन हमारा कहना है कि हर व्यक्ति को एक आवास भी मिल जाए तो भी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा आवास हम लोगों ने भारत के हर नागरिक को भारत के अंदर उपलब्ध कराए हैं। भारत ने अपने यहां 80 करोड़ लोगों को, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की कुल जितनी आबादी है, उस कुल आबादी के हिसाब से जितनी कुल आबादी है दुनिया के उन सभी प्रतिष्ठित और बड़े देशों की, विकसित देशों की, उतने लोगों को पूरे कोरोना कालखंड में भारत ने फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। 80 करोड़ लोगों को। ये कोई उपलब्धि से कम नहीं है। भारत जैसा देश
कोरोना जैसी महामारी के सामने जिस मजबूती के साथ कार्य करता रहा, दृढ़ इच्छा शक्ति, यशस्वी नेतृत्व, चुनौतियों के बीच से रास्ता निकालने, हर विपरीत परिस्थिति में कार्य करने का एक जज्बा और उसी में देश के हर नागरिक को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ देना, जो भारत की परंपरा रही है, उसके लोग ये सारे कार्य हुए, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं। जब दुनिया कोरोना में पस्त थी, लोगों की समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तब भारत कहीं वैक्सीन का निर्माण कर रहा था, कहीं वेलफेयर की किसी स्कीम को आगे बढ़ा रहा था, कहीं पर पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर के वेलफेयर के लिए कोई नई स्कीम को आगे लॉन्च कर रहा था, कहीं पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी एक नई कार्य योजना को प्रस्तुत कर रहा था। बैठा नहीं रहा। ऐसा नहीं कि केवल कोरोना तक ही प्रबंधन तक ही सीमित है। कोरोना प्रबंधन एक पक्ष था, उस पर फोकस था, लेकिन इसके साथ ही अन्य क्षेत्र अछूते नहीं थे, सब पे कार्य हो रहा था। कोरोना कालखंड में ही ओलंपिक हुआ और अब तक ओलंपिक में सबसे बड़ी प्रतिभाग जो टीमें गई थी, सबसे अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग भारत से किया, सबसे अधिक मेडल भी भारत ने पहली बार ओलंपिक में जीते और पैरा ओलंपिक में भी जीते। ये तो कोरोना कालखंड के अंदर ही हुआ था। ये नया उभरता हुआ भारत है और इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए हर व्यक्ति के लिए, हर प्रदेश के लिए भी जगह है। उस जगह में हमें भी अपने को देखना होगा, हम कहां पर हैं। हर एक के लिए अवसर है, उस अवसर को के साथ अपने आप को जोड़ने के तरीके को हमें सीखना होगा, हमारी संस्थाओं को जोड़ना होगा। माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने भी यहां पर जो बात कही, भारत लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। गोरखपुर विश्वविद्यालय और गोरखपुर के शिक्षण संस्थानों के लिए एक नया शोध का विषय हो सकता है कि गोरखपुर में चोरी चौरा के पास आप जाएंगे, गांव का नाम ही राजधानी है। राजधानी आज से 2000 वर्ष पुराना उसका इतिहास है, 2 से 2500 वर्ष पहले। और जो मुझे जानकारी है, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने वहां एक बार शोध करवाया था, 6 से 8000 वर्ष पहले धान की खेती उस क्षेत्र में होती थी। आगे डेमोक्रेसी के बीच कहीं ना कहीं यहां रोके गए होंगे। वैशाली का नाम आप सुनते हैं, राजधानी के साथ उस अध्ययन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों नहीं हमारे इतिहासविद और पुरातत्वविद इस दिशा में कार्य करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जुड़ना ही होगा। हम केवल अपने बच्चों को क्लासरूम तक सीमित न करें, व्यावहारिक जानकारी उनको देनी होगी। और व्यावहारिक जानकारी स्वरूप में समाज की जो चुनौती है, वो चुनौती केवल शासन के तक सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को उसके साथ अपने आप को जोड़ना होगा। एक दुखद सच्चाई ये भी है कि हमारी संस्थाएं उससे अपने आप को एकदम निरपेक्ष कर देती है। परिणाम क्या होता है? कोरोना जैसी महामारी को हम नियंत्रित कर लेते हैं। कोरोना 2.5 वर्ष में 23,600 मौतें यूपी के अंदर होती हैं, लेकिन सड़क एक्सीडेंट में 1 वर्ष में इतनी मौतें हो जाती हैं। आखिर सड़क एक्सीडेंट से होने वाली मौत का कारण क्या है? ओवर स्पीडिंग, हेलमेट न पहनना, गलत रोड इंजीनियरिंग, वो बेल्ट न लगाना, सीट कार की सीट आगे की सीट में या पीछे की सीट जहां भी बैठते हैं वहां बेल्ट नहीं लगाते लोग, अपनी शान के विरुद्ध समझते हैं। परिणाम क्या होता है? अगर एक्सीडेंट होता है, बाइक वाला चलता है बिना हेलमेट के चलता है,
हेड इंजरी होती है, समय पे उपचार नहीं मिलता, उसकी मृत्यु होती है। आखिर ये क्या स्कूली पाठ्यक्रम में और पाठ्यक्रम में न भी हो, क्या हम अपनी मॉर्निंग असेंबली के समय बच्चों को या उन स्कूली बच्चों को इसके बारे में अपने कॉलेजेस में जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें बता पाएंगे कि हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, निर्धारित स्पीड पर ही अपनी गाड़ी को रखना चाहिए, बाइक पे चलने तो हेलमेट पहन कर ही चलना चाहिए। क्या हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस गलत रोड इंजीनियरिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में संबंधित विभाग के साथ बैठ करके किसी एक अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं? हमें कोई संस्थान खड़ा करना होता है, वहां पर हम लोगों को वहां के सामाजिक अध्ययन की जानकारी लेनी होती है। इसके लिए हम लोग बाहर से संस्थाओं को बुलाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय क्यों इस अध्ययन के साथ जुड़ते हैं? क्यों हर कार्य के लिए आप शासन पर निर्भर रहना चाहते हैं? स्वयं भी उसके साथ जुड़ करके उस कार्यक्रम को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? एकदम कर सकते हैं। उसके लिए तैयार होना होगा। हमारी लाइब्रेरी इतनी रिच क्यों नहीं कि दुनिया का सारा ज्ञान उस लाइब्रेरी में हो और हमारा छात्र, हमारी छात्राएं उस ज्ञान के साथ अपने आप को जोड़ करके दुनिया में बेहतर से जो सबसे अच्छा हो सकता है वह करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और इन्हीं सब भावों को लेकर के पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने 1932 में गोरखपुर में, जब आवागमन के साधन नहीं थे, जब सुविधाएं इस रूप में नहीं थी, संसाधन नहीं थे, तब महाप्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना भी की। तब महिलाओं के महाविद्यालय की स्थापना भी की। तब तकनीकी शिक्षा के लिए पॉलिटेक्निक की स्थापना भी की। आयुष के आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना भी की। शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने के लिए संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी की और उच्च शिक्षा का एक अत्याधुनिक केंद्र बनना चाहिए। इस दिशा से जब आवश्यकता पड़ी तो अपने दो महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश शासन को देकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला भी उसके माध्यम से उन्होंने रख करके ये देखा कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी कि संपत्ति का मोह नहीं, लोभ नहीं, अगर समाज हित में ये देना पड़ेगा तो समाज का ही है। तो तदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ इसको दान करने में भी और इसको समर्पित करने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और वह जो भाव था, आज गोरखपुर विश्वविद्यालय एक अच्छी यात्रा पे आगे बढ़ा है। गोरखपुर 4 विश्वविद्यालय यहां पर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एम्स और मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज भी है, अन्य प्रतिष्ठित संस्थाएं यहां संचालित हो रही हैं। इन सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की उन विभिन्न पक्षों को लेकर के, जो पक्ष उनके हैं उन पक्षों को लेकर के हम कार्य करें, उस दिशा में आगे बढ़े, नए प्रयास करें, नए अध्ययन दें, इनोवेशन पर फोकस करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट केवल आईटी और आईटीएमएस के क्षेत्र में नहीं होता है, हर एक फील्ड में हो सकता है, हर एक क्षेत्र में हो सकता है। उस दिशा में हमें प्रयास करना होगा और साथ साथ स्पोर्ट्स की दृष्टि से भी बहुत संभावनाएं गोरखपुर में है। कभी गोरखपुर के पहलवान दुनिया के अंदर धूम मचाते थे, अब हम लोगों को इस दिशा में प्रयास करना होगा। गोरखपुर की कबड्डी की टीम बहुत अच्छी मानी जाती थी, हमारी संस्थाएं इससे निरपेक्ष क्यों हो गई? यहां पर नदी है, पर्याप्त जल संसाधन है,
स्विमिंग में बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, नौकायन में हम पारंगत हो सकते हैं, शूटिंग में हम यहां के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संस्थाओं को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। अगर प्रयास आपके स्तर पर होगा तो शासन भी इस मामले में सहयोगी बन सकता है, बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। हमें कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स के लिए हमें तैयार होना होगा, तमाम अन्य कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है ये जो 4 से 10 दिसंबर तक के कार्यक्रम होते हैं, ये सभी प्रकार की गतिविधियों की, ये बौद्धिक भी होता है, शारीरिक और मानसिक कार्यक्रमों के साथ भी हर एक छात्र छात्रा को जोड़ने का कार्यक्रम होता है, नृत्य और गायन के साथ भी इसको जोड़ा जाता है, और साथ साथ स्पोर्ट्स की हर एक गतिविधि का केंद्र बिंदु यहां पर यह अवसर बनता है। 4 से 10 दिसंबर के बीच जो विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई हैं, या वर्ष भर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाओं के विभिन्न संस्थाओं में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, उससे योग्यता छात्रवृत्ति भी प्रदान आज की जाती है। समय अभाव के कारण सभी छात्र छात्राओं को मंच पे बुलाना कठिन होगा। जहां पे योग्यता छात्रवृत्ति का होगा तो वहां पर संस्था को एक साथ पूरी योग्यता छात्रवृत्ति दी जाए। लेकिन मेरा आग्रह होगा संस्थाओं से कि वह रविवार के दिन, कल रविवार हो, रविवार के दिन अपनी संस्था में सभी छात्र छात्राओं को बुलाएं और योग्यता छात्रवृत्ति सभी छात्र छात्राओं को, सभी छात्रों के सामने, छात्र छात्राओं के सामने अपने योग्यतम छात्र छात्राओं को उसका वितरण करें। इसको एक औपचारिकता न बनाए, चुपचाप बुला के मत दो। पुरस्कार देना है सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहिए, जिससे अन्य छात्र छात्राएं भी प्रेरित हो सके, आगे बढ़ सके। और वह एक बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि अगर सभी छात्र छात्राओं को यहां पे बुलाने लगेंगे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इसलिए कार्यक्रम की सीमा और मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अंदर सारे कार्यक्रम संपन्न हो सके। लेकिन सभी छात्र संस्थाएं अपने बच्चों को, अपने स्कूली बच्चों को, अपने कॉलेजेस के सभी छात्र छात्राओं को अपने कॉलेज कैंपस में एक साथ इसी प्रकार का समारोह करते हुए योग्यता छात्रवृत्ति और अन्य प्रकार की जो भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उन सब का वितरण अगर सार्वजनिक रूप से करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अन्य छात्रों के अंदर भी उस प्रकार के भाव जागृत होंगे, उनको भी एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। यह एक अवसर होता है हमारे लिए अपने आप को साबित करने और अपने लोगों को बताने का। हमारे सामने एक अवसर भी होता है अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, और साथ साथ वर्तमान और भविष्य की रूपरेखा को तैयार करने का। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अगले 10 वर्ष के अंदर अपने शताब्दी महोत्सव का आयोजन करेगा। शताब्दी महोत्सव किस रूप में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इसकी रूपरेखा, इसकी कार्य योजना अभी से तैयार करना। जो पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने कहा था, क्या हम इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं? सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में गोरखपुर को स्थापित करना। भारत के अंदर संभावना है। भारत अतीत में सब कर चुका है, नेतृत्व दे चुका है दुनिया को। तो आखिर भारत की कोई सिटी को तो उस नॉलेज सिटी के रूप में अपने आप को स्थापित करना ही होगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने इस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया है, उन सबको हृदय से उनका मैं अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने अपनी अपनी प्रतियोगिता में अच्छा स्थान प्राप्त किया है, उन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बाकी हमारे अन्य छात्र छात्राएं भी हिम्मत मत हारें। याद रखना, बहुत बार पराजय भी जीवन में सफलता का एक नया मार्ग दिखाता है। बहुत बार ये होता है।
मैंने आपके सामने कहा था ना, 4 तारीख के कार्यक्रम में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष आए थे। वो फाइटर पायलट से उन्होंने अपनी सर्विस प्रारंभ की थी और भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने कैरियर की शुरुआत फाइटर पायलट से करने के लिए उन्होंने उस समय प्रयास किया था, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। यह उदाहरण आपके सामने है कि बहुत बार विफलता व्यक्ति के लिए, भावी जीवन के लिए सफलता की एक नई मंजिल लेकर के प्रस्तुत होता है। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न होना, चुनौतियों से जूझने के लिए सदैव अपने आप को तैयार करना। अगर चुनौती है तो मान करके चलिए कि आपको एक नया अवसर दे रहा है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। और तीसरा, इस बात को मानना कि सफलता मिली है तो इसको मेंटेन करना एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। विफलता मिली है तो एक नया अवसर आपको दे रहा है, आप इस नए अवसर का लाभ लेकर के सफलता की एक नई कहानी लिख सकते हैं। और उन सभी छात्र छात्राओं से उन सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं, वे नई सफलता की कहानी के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। जिस भी क्षेत्र में उन्होंने प्रयास किया था उसमें उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से यहाँ पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस मुख्य समारोह में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनका अन्य समागत अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी महाराज श्री। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। है यात्रा के दौरान तीर्थयात्री यहां पर ध्यान लगा सकेंगे। केदारनाथ की तरह ही यहां पर भी गुफाएं बनाई गई। जालौन में डकोर विकासखंड के सभी ग्राम प्रधान लेखपाल के